Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें कि हम कंटेंट एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ये नेट JRF पेपर 1 का सीरीज़ है जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है. यूनिट 1 कवर करता है टीचिंग एप्टीट्यूड को और टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट और ये 4th लेक्चर है. In the last lecture we have started the learner's characteristics in general. If you remember, हमने एक learner के क्या general on an average characteristics होते हैं ये हमने डिस्कस किए थे. और इस लेक्चर में क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 लेक्चर्स में कवर करना है, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. इस करंट लेक्चर में हम 2 तरह के जो लर्नर्स होते हैं, एक तो एडोलेसेंट लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स, वो और उनसे जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट लर्न करेंगे. और लास्ट लेक्चर में हम लर्नर्स डिफरेंस डिस्कस करेंगे. राइट. सो इन लेक्चर 4 हम आगे बढ़ते हैं जिसमें एक कोट है लर्निंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, दैट नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप यू टीचिंग. आपको बिल्कुल सही ये बात करी है कि हमें लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए. लर्निंग का कोई भी कनेक्ट एज से नहीं है. आप देखो तो इस लेक्चर में भी हम 2 तरह के लर्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं. एक तो यंग लर्नर्स यानी कि एडोलेसेंट लर्नर्स और दूसरा हम एडल्ट लर्नर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ है वो हमको हमेशा सिखाती रहती है. लाइफ इज़ द बेस्ट स्कूल, हमेशा बोला गया है इस बात को कि हमें हमेशा इसमें सीखते रहना चाहिए और लाइफ हमको हमेशा सिखाती रहती है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स. तो पहले हम लोग एडोलेसेंस लर्नर के बारे में जानेंगे, फिर एडल्ट लर्नर के बारे में. जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि लर्नर्स 2 तरह के मेजरली हम लोग इस में कवर करते हैं, एडोलेसेंस एंड एडल्ट. और लर्निंग के दौरान किन चीज़ों पर उसका असर पड़ता है, जब एडोलेसेंट लर्नर होते हैं तो कैसे वो लर्निंग को लेते हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव होता है, और एक एडल्ट लर्नर लर्निंग के बारे में क्या सोचता है, किस तरह से लर्निंग फेज़ को वो कंटिन्यू करता है, ये हम डिस्कस करेंगे. राइट. सो एडोलेसेंस लर्नर्स कौन होते हैं? एडोलेसेंस इज़ अ टाइम फॉर द मैच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर्स. जैसे कि हम किसी भी चाइल्ड की लाइफ को, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को हम मेजरली 4 पार्ट्स में स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी, जैसे कि नवशिशु होता है, एक नवजात शिशु जैसे अभी अभी जो बॉर्न हुआ है. दूसरा एक चाइल्डहुड पीरियड एज अ चाइल्ड, जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपने उम्र को बढ़ाता है, धीरे धीरे हम अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं. फिर एक समय आता है जब आप एडोलेसेंस लर्नर या एडोलेसेंस को अचीव करते हैं, जो कि हम 10 ईयर्स अबव मानते हैं. टिल 10 आप चाइल्डहुड में होते हैं, देन 10 के बाद आप जिसमें अर्ली एंड मिडल एंड लेट एडोलेसेंस की बात करी गई है, देन उसके बाद आप फाइनली एडल्ट की कैटेगरी में आते हो. तो ऐसे हम एक इंडिविजुअल को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एडोलेसेंस लर्नर. ये लर्नर्स, इट इज़ नॉट अबाउट द चेंज ऑफ एज ओनली. केवल ऐसा नहीं है कि आप 8-9 साल से अगर 10-11-12 की उम्र में जा रहे हैं तो वो उम्र केवल एडोलेसेंस लर्नर की उम्र मानी जाती है. इट्स अबाउट द चेंज ऑफ बायोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेज टू. आप केवल उम्र में ही, आप नंबर में ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, आपका जो फिजिकल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं इसी के दौरान, और साथ में आपकी मेंटल स्टेज, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो मेंटल प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है. सो हम एडोलेसेंस लर्नर्स को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली. अर्ली एडोलेसेंस की बात करें तो हम 10 से 12 वर्ष का जो अवधि होती है एक बच्चे के, एक इंडिविजुअल के जीवन की, वो स्टेज को हम अर्ली एडोलेसेंस मानते हैं. राइट.
देयर इज़ और इस स्टेज में देयर इज़ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। जो बच्चे होते हैं जो अभी तक बिल्कुल हम उन बच्चों को जो कहते थे वो करते थे, या जो उन्होंने कहा हमने मान लिया, हमने जो कहा उन्होंने मान लिया, वो बच्चा बड़ा हो रहा है। तो इस स्टेज से वो बच्चा इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम की बात करता है, और उसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। वो बच्चा क्योंकि एक अनदर स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देन मिडिल एडोलेसेंस, जो कि 12 से 16 साल की उम्र मानी जाती है, जिसमें कि ये एक टीनेजर भी इसको कहीं माना गया है, कि जिसमें कि आप एक दूसरे फेज़ में एंटर करते हैं जहां आपकी ओवरऑल चेंजिंग होती है। देयर आर फर्दर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट स्पेशली इन गर्ल्स। आप समझ सकते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी आते हैं। गर्ल्स डेवलप इनटू वेरियस पर्सनल स्किल्स, वोकेशनल एंड एजुकेशनल डिसीजंस आर मेड इन दिस स्टेज। जो गर्ल्स हैं वो बहुत सारे पर्सनल स्किल्स को सीखती हैं, बहुत सारे उनको जैसे टेकिंग केयर और डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो सारी इसी फेज़ के दौरान वो सीखते हैं। और हम इसी स्टेज में वोकेशनल और एजुकेशनल डिसीजंस भी लेते हैं, क्योंकि इसी के दौरान हमारी स्कूल में स्ट्रीमिंग होती है। इफ़ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हमको किस ओर जाना है। हम ह्यूमैनिटीज़ करेंगे, हम आर्ट्स करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, हम साइंस करेंगे, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशनल डिसीजन को की तरफ बढ़ते हैं। देन लेट एडोलेसेंस की बात करी गई है, जिसमें 16 से 19 साल की उम्र को हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं, या 16 से 18 साल भी, क्योंकि ये आप हमारे देश में जो एडल्ट एज है वो 18 और 18 अबव मानी गई है। तो हम 18 साल से छोटी उम्र को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 16 से 18 साल भी हम इसको कह सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन एज टुवर्ड्स एडल्टहुड, और ये वो लास्ट चरण है एडोलेसेंस लर्नर्स का, जिसमें कि फाइनली इसके बाद वो एडल्टहुड में एंटर कर जाएंगे। इन लेट एडोलेसेंस करियर डिसीजंस आर फाइनली ट्रेस्ड। अब आप क्या है कि अब आपने अपना स्कूलिंग आपकी ओवर हो रही है, और जो भी स्ट्रीम आपको चुनना है, सपोज आपने अगर साइंस लिया है तो आपको पता है कि आपको या तो अगर पीसीएम है तो कहाँ जाना है, अगर आपने बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चुना है तो आपको मेडिकल में जाना है, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो आपको कैसे ग्रेजुएशन में जाना है, कॉमर्स लिया है तो क्या ग्रेजुएशन में जाना है, क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चरण होता है एक इंडिविजुअल का, जिसमें फाइनली अब आप वो टर्न ले लेते हो, जिस टर्न में जिस रूट पे आपको अब आपके जीवन को आगे बढ़ना है। द चाइल्ड ग्रेजुअली रिटर्न्स टू द फैमिली। जो हमने पिछली स्टेजेस में देखा था एडोलेसेंस की, कि वो प्राइवेसी को पसंद करता था, उसको अपनी एक स्पेस चाहिए, उसकी अपनी एक सोच, एक फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप हो रहा होता है। अब वो वापस अपनी फैमिली यानी कि उसी अपने सॉफ्ट जो एक कंफर्ट जोन है उसमें वापस आ रहा होता है, और वो अब कहीं ना कहीं सोशल और सोसाइटी की तरफ बढ़ता है, झुकता है। उसको पता है कि नाउ इट हैज़ टू बी, नाउ द टाइम हैज़ कम टू बी सोशल। देन हम एडल्ट लर्नर के बारे में भी जान लेते हैं। एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? दे आर एक्टिवली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब एडल्ट लर्नर यानी कि फाइनली आपने एडोलेसेंस का चरण पूरा कर लिया है, और अब आप एक एडल्ट की कैटेगरी में आ गए हैं, जिसमें आपको सबसे पहला जो इसका फीचर बहुत एक्साइटिंग होता है वो होता है वोटिंग, कि अब आपको वोट करने का राइट मिल जाता है। नाउ यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द मेजर डिसीजंस ऑफ द कंट्री। अब आप फाइनली वोट कर रहे हैं कि भाई कौन से लीडर को आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन से पोजीशन के लिए आप वोट कर रहे हैं। देन एडल्ट एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन अ फिलॉसफी कॉल्ड एंड्रोगॉगी। इसको इस पूरी पढ़ाई को एक टर्म दी गई है एंड्रोगॉगी, जिसके अंतर्गत हम एडल्ट एजुकेशन और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। दिस जो एंड्रोगॉगी है, दिस इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न, कि जो एडल्ट्स हैं उनकी लर्निंग में कहीं ना कहीं ये साइंस हेल्प करती है, उनको समझने में हेल्प करती है। एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में बी सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस, बी इट फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इट मे बी सेल्फ मेंटर्ड और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, may be undertaken as full time or part time learner.
बिल्कुल ठीक बात है कि जो एडल्ट लर्नर्स हैं ये बहुत सिस्टमाइज होते हैं, बिकॉज दे नो कि वेयर टू गो। उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, जीवन में कहाँ आगे जाना है, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन को पार करके अब वो आगे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी करियर ऑप्ट किया है उस रूट पर वो चल चुके हैं। तो अब उन्हें पता है किस ओर जाना है। अच्छा, इसमें इस स्टेज में जो आपकी लर्निंग होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। और फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट मे बी यू आर एंगेज इन सम, जैसे अब आप लोग हैं, आप में से मे बी कुछ जॉब डूअर्स हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, फॉर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, आपको आगे बहुत बेहतर अवसर मिलें, इसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे फुल टाइम लर्नर्स होंगे और कुछ पार्ट टाइम लर्नर्स होंगे, बट एडल्ट लर्नर्स आर दोज विच हैज़ डिसाइडेड देयर पाथ, और जो 18 साल की उम्र को आगे करके आगे आ गए हैं। नाउ देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्टहुड। जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एडल्ट्स आर नॉट जस्ट ग्रोन चिल्ड्रन। अब ये दे आर नॉट चाइल्ड, they are not adolescents learners. Adult learner differently from children definitely, क्योंकि आप चाहे बायोलॉजिकल बात करें चाहे आप साइकोलॉजिकल बात करें, जो एडल्ट लर्नर्स हैं दे आर नाउ ग्रोन अप, दे आर नाउ फाइनली एडल्ट with the maturity. The self concept of person moves from being a dependent personality towards one of the being a self directed person. अभी तक जब आप बच्चे, आप एडोलेसेंस थे, आप पेरेंट्स के अंडर थे, आप उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ों को करते थे, वही आपको मेंटोर करते थे, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप उन पर डिपेंडेंट थे। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम बिकॉज यू हैव ऑप्टेड योर करियर, तो आप कहीं ना कहीं अब सेल्फ डिपेंडेंट जो एक रूट है उस पर आप चल पड़े हो, अब आप सेल्फ डायरेक्टेड हो बिकॉज यू आर मेच्योर। Adults are experiential learners, even they may know more than the teacher. और कई बार ऐसा होता है कि जो लर्नर है वो टीचर से भी ज़्यादा लर्नड है, टीचर से भी ज़्यादा उसको नॉलेज है। एडल्ट्स आर एक्सपीरियंशियल बिकॉज एडल्ट्स जो हैं वो, अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप में से बहुत सारे लोग जॉब डूअर्स होंगे, कुछ मे बी स्कूल में टीचर होंगे, कुछ कॉलेज में टीचर होंगे, एंड दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू कम्पीट द नेट JRF, ताकि और अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपको मिलें। और आप भी लर्नर्स हैं, आप भी नॉलेजेबल हैं, तो इस स्टेज में जो एडल्ट लर्नर है वो कई बार टीचर से भी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। नाउ अब हम ये जानते हैं कि ये जो दो तरह के लर्नर्स हमने डिस्कस किए, इनके लर्निंग के दौरान कौन कौन से एस्पेक्ट्स उससे इफ़ेक्टेड होते हैं, राइट? तो उसमें हम जो आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं वो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। सो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एकेडमिक डेवलपमेंट, कि जब आप एडोलेसेंट लर्नर होते हैं तो क्या एकेडमिक डेवलपमेंट आपका होता है, और जब आप एक एडल्ट लर्नर होते हैं तो क्या एकेडमिक डेवलपमेंट होता है। एडोलेसेंट्स स्पेंड मोर वर्किंग टाइम इन स्कूल। ये वो बच्चे हैं, ये वो उम्र है जो कि 10 साल से 18 साल की है। इसमें डिफरेंट आप पहले 8th 6th 7th 8th वाले स्टेज पर गए, देन आप 9th 10th की स्टेज पर गए, फिर आपने फाइनली 11th 12th जो कि आपका करियर ऑप्टेड फेज होता है उसमें आप गए। तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका स्कूल में निकलता है। एकेडमिक अचीवमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज प्रिडिक्टेड बाय इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। यहाँ पर जो आपका अकाडमिक अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपके उसमें पेरेंटल आपकी इंगेजमेंट्स होती हैं, आपकी आप जिस करियर को ऑप्ट कर रहे हैं उसके लिए आप कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक वो मोटिवेशन है जिसमें आप अंदर से इंस्पायर होते हो कि मुझे, सपोज आपने आपके पिता डॉक्टर हैं तो आपने कहा कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा, या आपने कहा कि मेरे पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मेरी माँ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो मुझे भी प्रोफेसर ही बनना है उनके जैसा। तो आप कहीं ना कहीं एक इंट्रिंसिक मोटिवेटेड फेज में हैं जिसमें कि आपको पता है आपको किस रूट को फॉलो करना है। देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, कि आपके स्कूल में मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंजीनियरिंग को लेकर हैं, उन्होंने टाई अप किया हुआ है कुछ जो बेस्ट कोचिंग सेंटर्स हैं सिटी के, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें इस करियर को ऑप्ट करूं तो मुझे बेटर गाइडेंस मिल सकती है। तो आपने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर को कंसीडर करते हुए अपने करियर को चूज़ करा। It can set the stage for
फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़, और जो अकेडमिकली जो आप डेवलप हो रहे हैं एज अ एडोलेसेंट, आपको इस स्टेज में ही आप करियर की तरफ जो भी फ्यूचर आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ऑप्ट करते हैं. Sports, games, arts and craft are also some roles. Parents put greater efforts during this stage. और एडोलेसेंट लर्नर्स के लिए ये कुछ गेम्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं लाइफ के जिसमें कि बच्चे बहुत एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, आर्ट्स हो, क्राफ्ट हो. आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन चीज़ों की तरफ भी देते हो. और इस स्टेज में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्टफुल होते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों के क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, बच्चे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ने में, या वो टाइम स्पेंड कम कर रहे हैं, या उन्हें इस तरह से पढ़ना चाहिए. दे आर वेरी इन्वॉल्व इन टू द चाइल्ड्स लाइफ. देन अगर हम यहाँ पे एडल्ट लर्नर की बात करें एकेडमिक डेवलपमेंट में, तो एडल्ट लर्नर्स आर मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, उनको इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नो दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल. दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड दे आर गोल ओरिएंटेड कि वेयर टू गो. अब जैसे आप हैं, आप सब एडल्ट लर्नर्स हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है जीवन में. आप पूरे डेडिकेशन के साथ कितने आवर्स आपको पढ़ना है, आपको किसी और को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कम पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू नो कि व्हाट यू नीड टू अचीव एंड आपको किस दिशा में आगे बढ़कर कहाँ पहुँचना है. देन रेलिवेंसी ओरिएंटेड एंड सी अ रीज़न फॉर लर्निंग समथिंग. और आप हमेशा अपने रेलिवेंट जो फैक्टर्स हैं उसमें आप जुड़े रहेंगे और हमेशा लर्निंग का मौका ढूंढते रहेंगे. आपको जैसे एडोलेसेंस लर्नर्स हैं, पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि यू शुड सिट, यू शुड स्टे, यू शुड गिव मोर टाइम फॉर स्टडी, फॉर लर्निंग. लेकिन जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनको कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है. एडल्ट्स मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट. और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जो एडल्ट लर्नर है वो उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, उनको आप ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. द एडल्ट ट्रेनर्स must acknowledge the wealth of experiences that adult participants bring to the classroom. ये एक टीचर के लिए बात करी गई है कि जो एडल्ट लर्नर्स हैं वो अगर क्लासरूम में हैं तो दे आर ऑलरेडी हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो हमें उन एक्सपीरियंसेस को जो क्लासरूम में लर्नर्स हैं उसको हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने इसी क्लास की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग मे बी कहीं जॉब कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ओवर देयर. कॉर्पोरेट में किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से कलीग्स के साथ आपका परफॉर्मेंस होता है, वो आपका अपना अनुभव है. तो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट कि यू ऑल आर लर्नर्स, यू ऑल आर ट्रेन्ड लर्नर्स. सो आपका वो एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है. ठीक इसी तरह कुछ टीचर्स हैं तो उनका अपना अनुभव है कैसे हम स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं. सो यू डोंट नीड टू be told more, right? Because you have already some kind of experiences. देन नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है जो कि आपके एज से इम्पैक्टफुल होता है, सोशल चेंजेस. कि आप सोशली कैसे आप बदलते हैं, कैसे आप में चेंजेस आते हैं. विद द फास्ट ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल बॉडीली चेंजेस, न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, वन सेल्फ एंड अदर्स, गिव अवेयरनेस ऑफ वंस राइट्स एंड ड्यूटीज़. बिल्कुल ठीक बात है. जो एडोलेसेंट लर्नर हैं वो उनका सोसाइटी की तरफ जो रुख है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जो अर्ली एडोलेसेंट है उनको प्राइवेसी चाहिए, दे डोंट नीड टू बी सोशल. आप अपने घर में आप नोटिस करें, छोटे भाई बहन हैं जो टेंडर स्टेज में हैं 10 या 11 साल के, दे अवॉइड टू गो देयर टू द पार्टीज. छोटे बच्चे 5-6 ईयर्स के हैं, उनको बर्थडे पार्टी अट्रैक्ट करती है. बट जो ये 11-12 ईयर्स के हैं वो दे अवॉइड टू गो टू द सोशल पार्टीज़. उनको अपने फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन रिलेटिव्स के साथ या पेरेंट्स के साथ दे अवॉइड टू गो, हेजिटेट करते हैं. एक इंट्रोवर्टनेस आ जाती है उनके बिहेवियर में. तो यहाँ ये एक सोशल चेंज है. बट एडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, दे डोंट हेजिटेट टू गो एनी वेयर, रैदर दे वॉन्ट टू बी मोर सोशल. कि कैसे हमारा, बिकॉज नाउ दे नो कि वॉट इज़ द मैजिक ऑफ नेटवर्किंग. हमें पता है
है जितने ज़्यादा लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट होगा, जितने लोगों से हम मिलेंगे, उतने ज़्यादा हमको हमारे करियर में हेल्प मिलेगी. सो यहाँ पर इन दोनों तरह के लर्नर्स में ये डिफरेंस है कि कैसे सोशल चेंजेस उन दोनों लर्नर्स के लिए अलग अलग रोल प्ले करते हैं. अब एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस देयर इज सर्च फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी. ये एडोलेसेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. देयर इज डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन. उनको लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे. वाई द पीपल आर सो इन्वॉल्व, दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज़ एंड रॉन्ग वैल्यूज़ के उनके अपने, क्योंकि दिस इज़ द फेज कि व्हेन योर वैल्यूज़ आर एक्चुअली इन द प्रोसेस. आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, मॉरल स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो आपकी वैल्यूज़ बिल्डअप हो रही हैं. पीयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज. आप अब अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं. अगर आपका एक फ्रेंड्स ने पीसीएम सोचा है कि वो पीसीएम लेगा, तो आपको लगता है मैं भी पीसीएम के बारे में सोचूं क्या, मुझे भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहिए क्या. या आपके फ्रेंड के पास एक बढ़िया सा आईफोन आ गया है, तो आपको लगता है मेरे पास भी काश आईफोन होता. तो वो पीयर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है. अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड बहुत अच्छा बैग और बहुत अच्छा पेंसिल बॉक्स लेकर आया है, बहुत बढ़िया उसके पास टेक्नो फ्रेंडली असिस्टेंस है घर में, तो आपको लगता है हमारे पास भी होना चाहिए. तो इस स्टेज में एडोलेसेंस में पीयर प्रेशर बढ़ जाता है. दे कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज नाउ, लाइक थ्रू इंटरनेट, सेल फोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और ये एडोलेसेंट और एडल्ट दोनों के लिए है. यहाँ पर ये चेंज दोनों के लाइफ में आता है कि बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नो कम्युनिकेटेड हो गए हैं. दे हैव देयर ओन फ़ोन, इंटरनेट उनके पास है घर में, और वो आराम से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, चाहे वो डिफरेंट और मैनी मोर, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जिस पे कि बच्चे भी बात कर रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं और एडल्ट्स भी हैं. देन उसके बाद इमोशनल चेंज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोनों ही तरह के लर्नर्स के लिए ये एक इमोशनल चेंजिंग फेज होता है. द इमोशनल चेंजेस विद द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेस, ब्रेन्स, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल शेप डेवलपमेंट. यहाँ पर एडोलेसेंस की बात करें तो उनमें भी इमोशनल चेंजेस आते हैं. कहीं ना कहीं वो डिटरमिन्ड हो रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. दे आर मोर जस्ट सराउंडेड बाय डिफरेंट पीपल. फ्रेंड्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, उनके साथ आपके जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके इमोशनल चेंजेस उससे इम्पैक्टफुल हो रहे हैं. ठीक इसी तरह एडल्ट्स के भी इमोशनल चेंजेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप एडल्टहुड में जाते हो तो आपके इमोशंस कहीं स्टेबल हो जाते हैं. एडोलेसेंस स्टेज पर इमोशंस जो होते हैं थोड़े से इनस्टेबल होते हैं, आपके फॉर द टाइम बीइंग होते हैं. आज अगर आप बहुत गुस्सा हो गए हैं, थोड़ी देर में आप शांत हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने बेकार ओवर रिएक्ट करा. लेकिन जो एडल्टहुड है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इफ़ यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ व्यू और जिस पे आपने अपना इमोशन रिएक्ट किया, तो आप उसमें स्टिक रहोगे. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. देयर इज़ मोर सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट फिजिकल अपीयरेंस एंड चेंजेस. इट इज़ बेसिकली एन इनविंसिबल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग. दोनों ही तरह के लर्नर्स के लिए ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस और फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस का फेज़ है. यहाँ पर आप जो एडोलेसेंस हैं, उसमें गर्ल्स हों, वो दे आर मोर नाउ थॉटफुल अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर अपीयरेंस. दे आर मोर इनटू इट कि हमें कैसे दिख रहे हैं हम. बॉयज़ भी जो टीनेजर्स हैं 13, 14, 15 ईयर्स के, उनके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उनका हेयर स्टाइल कैसा है, फ्रेंड्स ने कैसा बनाया है, या आज ये हीरो का ये स्टाइल चलता है फैशन में, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा. सो दीज आर द इमोशनल चेंजेस. लेकिन जो एडल्टहुड है वो स्टेबल है अगेन, क्योंकि उसको पता है कि उसको सपोज अगर टीचिंग जॉब में वो उसने आगे परस्यू करना है, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उस दिशा में अपने आप को ग्रूम अप करेगा. अगर उसको टेक्नोलॉजी में जाना है, आगे अपना भविष्य बनाना है, तो वो उसको लेकर अपना, तो कहीं ना कहीं एडल्टहुड में वो स्टेबिलिटी है. दे डिमांड फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल. ये एडोलेसेंस के लिए बात की गई है कि उनको बहुत ही फ्रीडम अभी ज़रूरत है. वो कहते हैं कि हमको अपना स्पेस चाहिए. दे लाइक परमिसिव एटमॉस्फेयर सो दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स टू बी लीनियंट टुवर्ड्स देम. ये एक और रिक्वायरमेंट डिमांड होती है इस स्टेज की कि भाई जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो उनको समझें, उनको बच्चों को समझना चाहिए, उनके इश्यूज़ को समझना चाहिए. दिस इज़ द डिमांड इन दिस स्टेज.
दे टेंड टू बी रिबेलियस। अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो ये एडोलेसेंस का जो स्टेज है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे एक रिबेलियन नेचर को एक्वायर करते हैं, जो शांत हो जाता है जैसे ही हम एडल्टहुड में जाते हैं। वो रिबेलियन नेचर एक स्टेबल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। देन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि इसको हिंदी में हम संज्ञात्मक भी बोलते हैं, जिसमें ये समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज़ दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, वाइल मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। आप सोचने लगते हैं, चाहे एडोलेसेंट लर्नर हो, वो भी सोचना शुरू करता है, वो हर चीज़ के बारे में उसका एक ओपिनियन होता है, हर चीज़ के बारे में उसका एक परसेप्शन होता है। ठीक इसी तरह एडल्ट लर्नर्स हैं, उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे पॉलिटिकल मैटर्स हो, चाहे वो डिफरेंट इकोनॉमिकल मैटर्स हो, चाहे वो कंट्री की इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो कंट्री के टेक्नोलॉजिकल मैटर्स की बात हो, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये सभी तरह के स्टेजेस को प्रभावित करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अडल्ट्स हों या एडोलेसेंट लर्नर्स हों, दोनों की ही लाइफ को प्रभावित करता है। एट एलिमेंट्री लेवल देयर इज़ एन इंक्रीज इन चिल्ड्रंस कैपेसिटी टू लर्न क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड मैच्योरिटी। ये बच्चों की लाइफ में जो एडोलेसेंट लर्नर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी, लर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं, अपने स्कूल में आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि नाउ क्या रिक्वायरमेंट है। जो आप थर्ड फोर्थ में आप जिस तरह पढ़ते थे, थर्ड फोर्थ में जिस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा केयरलेसली लेते थे, अब आपको 8th 9th 10th की पढ़ाई वैसा नहीं करनी है। आपको यू हैव टू मेक द नोट्स, यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर क्लासमेट्स टू स्कोर मोर मार्क्स, राइट। तो ये चेंजेस होते हैं। इन द सेम मैनर एडल्ट लर्नर्स की अगर बात करें तो उनको भी ये पता होता है कि भाई नाउ द टाइम हैज़ कम टू गिव योर एक्सीलेंस, इट्स अ टाइम ऑफ एक्सीलेंस। आपको अपनी जो निपुणता है, अपनी जो स्किल्स हैं, उसको मांझना है, उसको और शार्प करना है टू एग्जिस्ट इन अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस। The capacity develops in the learner through interaction of innate power, environment and maturation. जो learners हैं, उनको अपनी आंतरिक जो पावर्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना है, उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जब एडोलेसेंट लर्नर हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करने के प्रोसेस में हैं। ठीक इसी तरह जो एडल्ट लर्नर्स हैं, वो भी अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर है, उस पर उनका काम शुरू हो चुका होता है और वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए होते हैं। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट कैन सिस्टमाइज, ऑर्गेनाइज, यूटिलाइज नॉलेज। इस दौरान कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो सिस्टमाइज होता है। इट इज़ इन फॉर द एडल्टहुड लर्नर्स कि आप कहीं ना कहीं अब अपनी नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करना है। सपोज़ आपने कॉमर्स में अपना स्कूलिंग करने के बाद आपने बीकॉम ज्वाइन करा या बीबीए ज्वाइन करा, आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है और अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है। आपने सोचा कि अब मुझे बीकॉम करने के बाद एमकॉम करना है और कॉमर्स में ही आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना है। सो यू नो कि हाउ टू यूटिलाइज योर नॉलेज, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार आपको ये बात कहूँगी, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, और इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक लर्नर्स, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। नाउ इट्स टाइम फॉर द MCQ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है लर्नर इज़ अ, देखिए ये एसर्शन रीज़न प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ सालों में लगातार ये ऑब्जर्व किया गया है कि नेट JRF एसर्शन रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दे रहा है एग्जाम में। सो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और इसकी एक टेक्निक होती है। मैं एक सेशन इसका बनाऊंगी, एक लेक्चर, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। एक टेक्निक होती है
है जिसको आप, अगर आपको नॉलेज, आपने पढ़ाई करी है और इसकी प्रैक्टिस करी है तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे. सो असर्शन दिया है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड रीजनिंग दिया है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद अ लाइफ प्रोसेस. बिल्कुल ठीक बात है. तो अब ये दोनों ही सही हैं कि नहीं, या जो असर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है रीज़न का कि नहीं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false, but A is false and R is true. तो यहाँ पे हम देखते हैं learning is a lifelong process. ये बिल्कुल सही बात है. हम सब जानते हैं कि जो लर्निंग है वो कभी भी एज की बाउंड्री में नहीं आती है. आप पूरी ज़िंदगी लर्निंग करते रह सकते हैं. इट इज़ योर लर्निंग एप्टीट्यूड, राइट. तो बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब बात करते हैं रीजनिंग की, रीजन स्टेटमेंट की. लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस. जो लर्निंग है वो तभी फ़ायदेमंद है जब आप उसको अपनी लाइफ से, उसके लाइफ के प्रोसेस से जोड़ोगे, आप उसको अप्लाई करोगे, तभी लर्निंग का फ़ायदा है, तभी आपकी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा है कि जब आप उसकी एप्लीकेशन मोड में उसको लेकर आओगे. बिल्कुल ठीक बात है. रीज़न, दैट मीन्स रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू. ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी है. अब ये देखते हैं कि क्या जो आर स्टेटमेंट है जो और जो ए स्टेटमेंट है वो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लर्निंग इज़ टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेस इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर लाइफ इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ये दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. डैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ पॉपुलरली सेड दैट एनी टू स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक. बिल्कुल ठीक बात है. केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, एक घर में दो बच्चे भी अगर हैं तो वो भी अलाइक नहीं होते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट दे आर डिफर इन देयर. ऑप्शन ए फिजिकल एंड मेंटल सेटअप, ऑप्शन 2 एटीट्यूड, ऑप्शन सी सोशल स्टेटस, ऑप्शन डी एटीट्यूड. तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट है. नो, रॉन्ग ऑप्शन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका सोशल स्टेटस डिफरेंट है. नो, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एटीट्यूड डिफरेंट है. नो, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा इसलिए है, दो स्टूडेंट्स इसलिए एक जैसे नहीं हैं क्योंकि उनका फिजिकल और मेंटल सेटअप डिफरेंट है. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. Now let's move towards the third question. Which of the following is not a type of the learned motives? That means हम जब लर्निंग करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है. तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसका मोटिव नहीं है. नंबर ए रिफ्लेक्सेस, नंबर बी हैबिट्स, ऑप्शन सी एटीट्यूड, ऑप्शन डी इंटरेस्ट. जब हम लर्निंग करते हैं तो यस, हैबिट डेवलप करना इट इज़ अ मोटिव. एटीट्यूड डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप होता है वेन एवर वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक एटीट्यूड डेवलप होता है. इट्स ट्रू. देन इंटरेस्ट डेवलप करना, जब हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट, हमारा रुझान डेवलप होता है, तभी तो हम स्ट्रीमिंग करते हैं. क्लास 11th में हम क्यों, वाई वी चूज़ एनी वन स्ट्रीम लाइक कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़. केवल हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस पूरी जर्नी के दौरान जो हमने 10th क्लास तक पढ़ाई करी. तो habit, attitude or interest, they all are the motives of learning. But what is not? Reflexes. क्योंकि ये हमारा इनबिल्ड फीचर है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं फ़ौरन, है ना. तो ये हमको लर्निंग से नहीं मिलता. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो इसी के साथ हमारा MCQ प्रैक्टिस सेशन ओवर होता है. नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ PPT आर लेक्चर, टुडेज लेक्चर, विच इज़ होमवर्क क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, मैं फिर से याद दिलाती हूँ आपको, इस लेक्चर सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हमने शुरू करा है जो कि होमवर्क सेशन है. मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप घर में उसको एनालाइज करते हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो अहेड. सो व्हाट इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे? The most important function of a teacher is to facilitate learning. Option B, manage instructional resources. Option C, coordinate curricular activities. Option D, provide information.
सो आप सोचिए और फिर कल मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ द करेक्ट आंसर जो एक टीचर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है या कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Okay students, stay safe, stay at home and take care of yourself. Goodbye students.